नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। तो आज के वीडियो में आपके लिए जो है खास बातें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, तो अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग भी प्रश्नों का कुछ अभ्यास करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में मैच करे। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है स्टेट पेपर 1 का 17 और 18 अक्टूबर को है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक या कौन सा प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5, यानी आज हम लोग पेपर 1 का यानी 101 कोड है जिसका, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 कर रहे हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट 4 प्रीवियस सेट कर चुके हैं। आज 5वां जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो इसको करने के बाद एक मैराथन क्लास होगी, उसके बाद जो है स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार ये 100 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप बीपीएससी 4.0 या फिर किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल पे बने रहे, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। आज 15 तारीख हो गया है, 16, 17 यानी आज के एक दिन के बाद जो है आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह में आपका जो है मैराथन चले और प्रश्नों को हम संग्रहित करने का काम शुरू किए हैं। लगभग 500 प्रश्न रखने जा रहे हैं, तो आप लोग जुड़िएगा और सूचना आपको भेज दी जाएगी। तो हम लोग पेपर 1 का जो है 5वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जो हम बोले थे कि 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद एक मैराथन क्लास होगी। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो इस चैनल से जुड़ करके अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। बिहार स्टेट में 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग भी जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 कर रहे हैं, तो ये करने के बाद एक मैराथन करेंगे। और आप लोग जो स्टेट पेपर 2 के विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका एग्ज़ाम जो है 15 नवंबर को है। तो अभी समय है। तो स्टेट पेपर 1 के बाद स्टेट पेपर 2 में लगेंगे और बीच बीच में बीपीएससी 4.0 के लिए जो है कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और प्रैक्टिस सेट को भी देखते चलेंगे, ताकि आपका जो तैयारी है वो होता रहे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को, प्रैक्टिस सेट 5 को। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आज हम लोग बिहार स्टेट 2025 के लिए पेपर 1 यानी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट 5 कर रहे हैं, यानी 5वां प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले जो 4 प्रैक्टिस सेट और 4 प्रीवियस सेट हुआ है, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और सभी टॉपिक का क्लास जो हुआ है, अगर नहीं देखें तो उसका भी लिंक लगा हुआ है, देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक लगा हुआ है। अभी आपके पास 2 दिन समय है। अगर इन 2 दिनों में भी आप अगर अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। जितने भी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट करवाए गए हैं 2-3 बार आप बना देते हैं, देख देते हैं और सभी टॉपिक को ध्यान से देख लेते हैं 2-3 बार, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है, ये 2 दिनों में भी आपका जो है एग्ज़ाम निकल सकता है। तो आप लोग इसको जो है ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पहला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण जो शब्द है इसका सही संध्या विच्छेद जो है वो क्या होगा? तो अन्वेषण जो सही शब्द है उसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अनुजोड़ एसन, यानी विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा। अनुजोड़ एसन यानी अन्वेषण। तो ये जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद है। तो
स्वर्गारोहण है यानी स्वर्गारोहण जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वर्ग जोड़ आरोहण यानी विकल्प ग भी इसका भी होगा, तो विकल्प ग सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संधि से 5 प्रश्न रहते हैं, तो आप संधि टॉपिक को देख लीजिएगा। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो ये जो स्वर संधि है ये कौन सा स्वर संधि कहलाती है? तो ये गुण स्वर संधि कहलाती, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप संधि पढ़िएगा तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का परिभाषा है कि अगर स्वर वर्ण का किसी स्वर्ण वर्ण के साथ संधि हो तो स्वर हो जाता है, अगर स्वर के साथ व्यंजन का या व्यंजन के साथ किसी स्वर का या व्यंजन के साथ व्यंजन का अगर संधि होता है तो व्यंजन संधि हो जाता है, और किसी भी विसर्ग के साथ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो किसी का भी संधि होगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा। उसके बाद स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यन स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद अंत में जो है आयादी स्वर संधि है। तो ये 5 भेद होते हैं, तो इसको थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किस शब्द में व्यंजन संधि है? अब आपको बताना है कि यहाँ किस संधि में व्यंजन संधि है। अब देखिए, कारावास अगर देखते हैं तो कारा जोड़ आवास कारावास हो गया, परम जोड़ अनु परमाणु हो गया, सदन जोड़ आर्थी शरणार्थी हो गया। अब देखिए यहाँ तर्रीन है यानी तत् जोड़ ऋण, तो तत् में जो है हरंत है ताकि आधा मात्रा है, तो ये विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। यहाँ व्यंजन संधि है, बाकी तीनों में जो है स्वर संधि है, तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यार्थी में कौन सी स्वर संधि है? अब विद्यार्थी को देखना है और कौन से स्वर संधि है उसको पकड़ना है। अब देखिए, संधि वाले टॉपिक को अगर आप देखे होंगे तो आपका ये सही हो जाएगा, नहीं तो ये जो है सही नहीं होगा। तो विद्या जोड़ आर्थी यानी विद्या जोड़ आर्थी यानी अ और आ की मात्रा है, तो दोनों मिलकर के जो है आ हो जाता है, तो ये जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आ गया समास वाला, तो 5 आपके समास से जो है प्रश्न रहेंगे। अब देखिए दोपहर में कौन सा समास का योजना है? तो दोपहर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो दोपहरों का दोपहर यानी दोपहर का समय, तो ये जो है संख्यावाचक आ गया, तो द्विगु समास हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्न में से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? यानी बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, चंद्रशेखर जिसके शिखर पे चंद्र हो, राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र हो, जरज यानी जिसका जन्म पानी से हुआ हो। अब देखिए, चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? शंकर को, चक्रपाणी विष्णु को, और जरज जो है वो कमल को कहा जाता है। लेकिन यहाँ राजपुरुष जो है यहाँ संबंध दर्शाया जा रहा है, तो ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसलिए विकल्प क सही है, ये बहुव्रीहि समास नहीं है। तो आप समास वाले टॉपिक को भी, यानी जितने टॉपिक लगाए हुए उसको आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, रिवीजन अगर कर देते हैं तो आपका हो जाएगा। दूसरी बात है, जब आप एग्जाम हॉल में जाइए तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार समझ लीजिएगा, उसके बाद बनाना है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप जल्दी जल्दी में जानते हुए प्रश्नों को गलत बना देते हैं, तो उससे आपको बचनी है। उसके बाद आपको जो है कंप्यूटर पे अभ्यास कर लेना है, 2 दिन समय है, तो आप 2-4 सेट जो है कंप्यूटर पे लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो है तैयारी बेहतर हो जाए। अब देखिए, यहाँ जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह युक्त हो जाता है, वह कह जाता है। तो वह क्या कह जाता है आपको बताना है। तो वह जो है तत्पुरुष समास कह जाता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न इसके अंदर से जाएगा तो पूछ सकता है तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक के जो 8 भेद होते हैं उसमें
कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी जो छह है वो छह जो है तत्पुरुष समास के भेद हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है, समास के जो है छह भेद होते हैं, जिसमें तत्पुरुष समास के भी छह भेद होते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चरण कमर सामासिक पद का सही विग्रह है। तो चरण कमर जो पद है उसका सही विग्रह आपको करना है। तो देखिए, विग्रह अगर कीजिएगा आप तो आप इसका सही किया कीजिएगा। कमर का चरण ऐसा नहीं है, चरण के समान कमर नहीं, चरण का कमर ऐसा नहीं है, कमर के समान चरण, यानी उसका जो चरण है वो कमर के समान है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे प्रश्न है, कवियों में श्रेष्ठ यह किस समास का उदाहरण है। तो कवियों में श्रेष्ठ यह किस समास का उदाहरण है आपको बताना है। तो ये जो समास है ये आगे देखिए में आ गया, तो ये जो है कारक चिन्ह युक्त है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी इसका शब्द हो जाएगा कवि श्रेष्ठ। तो कवि श्रेष्ठ जो है वो तत्पुरुष समास है, विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ ये दिया है गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ना होगा। तो गद्यांश बनाने का एक ही नियम है कि गद्यांश में जिसका चर्चा किया हुआ रहेगा वही आंसर होगा, अपने मन से आंसर नहीं करना है। तो चलिए इसको पहले पढ़ देते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्य में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, अपने विचार, अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न है इससे संबंधित इसको आपको बनाना है। अब देखिए लिखा गया है अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है। तो अभिव्यक्ति जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो अभिव्यक्ति मतलब होता है प्रस्तुति, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति मतलब प्रस्तुति। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रकट का विलोम शब्द है। तो प्रकट जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा। तो प्रकट मतलब हो जाता है गुप्त, यानी इसका जो है प्रकट जो करते हैं उसको गुप्त रखा जाता है। तो प्रकट का विलोम सही हो जाएगा गुप्त, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए तरंगिनी, तटनी, सरिता ये तीनों है, लेकिन एरा नहीं है, ये पृथ्वी का है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। एरा जो है वो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा गद्यांश है। तो पेपर 1 में आपको 2 गद्यांश देगा, यानी 5 से 6 प्रश्न आपको रहेंगे गद्यांश या पद्यांश से संबंधित। तो उसको अच्छे से बनाना है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश का उज्ज्वल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया है उसे मत भूलना। किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख ना होना। अब ये गद्यांश दिया गया है। अब इससे जो संबंधित प्रश्न है उस प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। लगभग 1 घंटा का क्लास होगा, तो आप लोग बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। किस मिट्टी से देह बनी है। तो देखिए ऊपर गद्यांश में चर्चा किया गया है कि भारत माँ की मिट्टी से देह बनी हुई है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है, किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है। तो किसी भी काम को करते हुए माता सावित्री यानी सावित्री माता की उपासना की बात की गई है। विकल्प ख सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2-4 प्रश्न आपको कोई भी सेट उठाइएगा तो 2-4 प्रश्न जो है सिलेबस से बाहर रहता है, तो उसको आप थोड़ी सी जानकारी से भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में पेड़ से किस कारक का उदाहरण है। अब देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ जुदाई हो रहा है, विखंडन हो रहा है, तो विखंडन का जब भी बात आएगा तो आपादान कारक हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, उसका पिता कृषक है, उपयुक्त वाक्य में विधेय है, तो विधेय कौन है, तो कृषक जो है विधेय का काम कर रहा है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए है, पढ़ाई में मूल शब्द है, तो पढ़ाई जो शब्द है उसमें मूल शब्द क्या है आपको बताना है। तो पढ़ धातु में जो है आई प्रत्यय लगा है, तो पढ़ाई हो गया है, इसलिए पढ़ जो है मूल जो है शब्द है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके नंबर एक एक करके बढ़ सकते हैं। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में किसमें करण कारक की विभक्ति है। अब देखिए करण कारक का विभक्ति अगर देखिएगा तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी कुल्हाड़ी के द्वारा कार्य हो रहा है, तो के द्वारा जो है करण कारक हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है इसका सही हो जाएगा। बिजली छत से कूद पड़ी, तो यहाँ विखंडन हो जाएगा, तो आपादान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने हैं। डॉक्टर आया, रोगी को देखा और उसे तत्काल सुई लगाई। अब देखिए रोगी को देखा, ये रोगी लिखा हुआ है, ये यहाँ जो पीडीएफ बना है वहाँ कन्वर्ट होने के कारण ऐसा हो गया है। तो इसमें जो है कौन सा वाक्य है आपको बताना है, यानी इसमें वाक्य है तो कौन सा वाक्य है आपको बतानी है। तो यहाँ जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, वाक्य है, तो अच्छे लड़के जो है परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है, तो बिल्कुल जो है सरल वाक्य है, जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने हैं। चाहे तो सुबह चले जाएं, किस वाक्य का उदाहरण है। चाहे तो सुबह चले जाएं। अब देखिए चाहे तो ये क्या किया जा रहा है, यानी ये वाक्य जो है ये संकेत दिया जा रहा है कि चाहे तो आप सुबह चले जाएं, तो ये संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको दो चीज़ें जरूर पता होना चाहिए। संरचना और रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। लेकिन अर्थ के दृष्टि से जो वाक्य हैं उसके कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। यह वही व्यक्ति है जो कर आया था, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। तो ये मिश्रित वाक्य है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने हैं। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को कहते हैं। तो उस वाक्य को क्या कहते हैं आपको बतानी है। तो उस वाक्य को जो है संयुक्त वाक्य कहा जाता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन देशज शब्द नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा है, तो ऐसे प्रश्न जब रहता है तो आप नहीं को छोड़ देते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कभी कभी कि आप कोई भी शब्द का आँख पे जो है प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिससे उस शब्द को आप जल्दी में नहीं देख पाते हैं। तो हम एक ही बात कहेंगे कि आप जब एग्ज़ाम में जाइए तो प्रश्नों को 1-2 बार अच्छे से देख लीजिए कि कह क्या रहा है, उसके बाद बनाइए, क्योंकि जो बहुत हल्के प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए आपको बनाए गए होते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा जिसमें आप उलझ जाइएगा, तो उससे आपको बचना है। तो उसके लिए आपको प्रश्नों को पढ़ना होगा और समझ जाना होगा, उसके बाद बनाइएगा तो आपका गलत नहीं होगा, तो उससे बचना है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है देशज शब्द नहीं है। तो देखिए पगड़ी है, रोटा है और खिचड़ी है, ये तीनों जो शब्द हैं ये तीनों
देशज शब्द है, यानी जिस शब्द का निर्माण देश में हुआ हो उसे देशज कहते हैं। लेकिन हिंदी जो है विदेशज शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। ये किसका भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। अब एक सूचना और देंगे कि आप लोग का जब रिजल्ट होगा तो हम लोग उस समय तक डिजिटल बोर्ड पे क्लास करेंगे, जहां विस्तार से चीज़ों को चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ जगह का अभाव है और समय भी नहीं मिल पाता है, इसमें हम लिख नहीं पाते हैं, पूरे स्क्रीन नहीं है उतना। तो वहाँ जब रहेगा तो सारे चीज़ों को चर्चा करते चले जाएंगे। तो आपका सहयोग रहा तो डिजिटल बोर्ड जल्द ही हो जाएगा और हम लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ है बट्टा जगाना मुहावरे का अर्थ है। तो बट्टा जगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बट्टा जगाना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ है कलंक जगाना, यानी विकल्प ख जो है वो सही हो जाएगा। आगे है मैदान मारना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मैदान मारना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या है? तो लड़ाई में जीतना, यानी लड़ाई में जीत जाना, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो जब मुहावरे पूछे जाएंगे तो आपके शब्द बदल सकते हैं, लेकिन अर्थ जो है वही निकलेगा, भाव वही रहेगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि भाव जो है वो है या नहीं। अगर वो देखना है कि शब्द क्या है और भाव क्या निकल रहे हैं तो उसको जो है टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए मुट्ठी गरम करना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ है घूस देना, यानी मुट्ठी गरम करना मतलब घूस देना। इसके जगह पे हो सकता है पॉकेट गरम करना, मुट्ठी गरम करना, ये दोनों जो है प्रयोग होते हैं। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है चांदी का जूता मारना जो उक्ति का अर्थ है। तो चांदी का जूता मारना मतलब घूस देना या रिश्वत देना, दोनों हो जाएगा। तो विकल्प क और ख दोनों, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है। तो जान पर खेलना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या है? तो जान पर खेलना मतलब साहसिक कार्य करना, विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। तो देखिए एक भयंकर हुंकार हुआ, तो ये सही है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, कसरत नहीं, मैं गाने की रियाज करता हूँ, तो ये जो है विकल्प ख जो है अशुद्ध है, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आया है दूसरा प्रश्न, इसका आप लोग सही देखिएगा। तो इनमें कौन सा जो है अशुद्ध है? तो कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? ये तो बिल्कुल सही है। हमारे देश के लोग मेहनती हैं, ये भी सही है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये भी सही है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। तो बाघ और बकरी जो है प्लुरल हो जाते हैं, यानी बहुवचन हो जाते हैं, तो एक से अधिक है। तो पानी पीती है नहीं, पीते हैं होना चाहिए, तो ये अशुद्ध है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए यहाँ भी अशुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। तो देखिए जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है। पेड़ पर कोयल कूक रही है, ये भी सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये देखिए गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो यहाँ अनेक होना चाहिए, यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये जो है अशुद्ध है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। इस एक प्रैक्टिस सेट के बाद एक मैराथन होगी जिसके लिए आपको सूचना दी जाएगी। तो कल जो है सुबह में या शाम में किसी समय मैराथन होगी जिसकी सूचना दी जाएगी। तो उम्मीद है कि शाम को होगा, क्योंकि आप लोग सेंटर पे पहुंच जाइएगा, उसके बाद मैराथन को देख लीजिएगा। क्योंकि दिन में आप लोग निकलिएगा तो सभी बिजी हो जाइएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो मैराथन है जो है 9 बजे रात से हो सकता है स्टार्ट हो मैराथन, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। वहाँ से हो सकता है आपको 10 से 12 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, यहाँ अशुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। तो अशुद्ध वाक्य को आपको देखना है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ,
ये सही है। मैं 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये भी सही है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, तब कि देखिए हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं नहीं, प्रश्न करते हैं होना चाहिए, तो विकल्प ग जो है अशुद्ध है, यानी विकल्प ग अशुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए यहाँ वाक्य जो देखना है, यहाँ अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए किसी आदमी को भेज दो, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, भेज होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो किसी आदमी को भेज दो, तो ये तो सही है, किसी आदमी को भेज दो। आगे है, यह संतरा बहुत खट्टा है, ये भी सही है। पक्षी कलरव कर रहे थे, ये भी सही है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो मैं आपका नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये जो है अशुद्ध है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। ऊपर वाले को हम अभी शुद्ध कर दिए हैं, भेज ज किए हैं उसको, तो उसको अशुद्ध में नहीं लेना है। ये वर्ड में जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक रह जाता है, त्रुटि रह जाती है, जिसको हम अभी सही कर देते हैं आपके सामने। अब देखिए यहाँ है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन पदबंध है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो पदबंध है वो क्या हो जाएगा? तो संज्ञा पदबंध है। तो पदबंध से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तो हमें नहीं लगता कि पदबंध से आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ आप जो है स्कोरिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। वह पहले से थोड़ा कम खाया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है वहाँ कौन सा पदबंध है? तो यहाँ जो पदबंध हो जाएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बतला रही है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए संज्ञा, क्रिया और विशेषण ये तीनों पदबंध है। समास कोई पदबंध नहीं है, तो विकल्प ग सही है, ये शामिल नहीं है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, मेरा भाई कल दिल्ली से आएगा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो मेरा भाई, अब यहाँ मेरा भाई जो आया है ये क्या चीज़ का काम कर रहा है? तो ये संज्ञा पदबंध है, यानी संज्ञा का काम कर रहा है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो नाव पानी में डूबती चली गई, यहाँ जो पदबंध है वो कौन सा पदबंध है? तो डूबती चली गई, यानी डूबना और चला जाना ये सब क्या है? क्रिया के साथ आया है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, क्रिया पदबंध है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। तो कौन सा वाक्य में जो है कर्मवाच्य है, आपको उसको देखना है। तो देखिए कर्मवाच्य जो है वो आपका उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, ये जो है कर्मवाच्य है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो उसे कहते हैं। तो क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है तो भाववाच्य हो जाता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। तो राम रोटी नहीं खाता है, इसको कर्मवाच्य में बदलिएगा तो होगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, वाक्य में वाच्य है। तो यहाँ जो वाच्य है कौन सा वाच्य है? तो यहाँ भाववाच्य हो जाएगा, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस वाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है? तो कौन सा वाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है? तो वाच्य कहलाता है भाववाच्य, इसमें सिर्फ अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। देखिए शुद्ध वाक्य देखिएगा तो हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, बिल्कुल शुद्ध है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी शुद्ध वाक्य को जो है पूछा गया है। तो वाक्य अशुद्धि को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो वहाँ 9 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कहाँ कहाँ दिक्कतें होती है। तो यहाँ देखिए वाक्य शुद्धि है, तो यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में हैं, तो यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा नहीं बेहोश दशा में पड़े हैं, तो ये जो है अशुद्ध हो गया। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, ये सही है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है,
निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, यानी शुद्ध वाक्य जो कौन सा है वो देखना है। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। तो विकल्प ग जो है शुद्ध हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ शस्त्र के अनेकों नाम है, यह नहीं, अस्त्र के शस्त्र की जगह अस्त्र होना चाहिए, तो ये गलत है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध वाक्य अगर देखिएगा तो अगर सभी पर ध्यान दीजिएगा तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि शुद्ध वाक्य क्या है। तो सीता घर पर नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध है। अभी देखिए हाँ, महादेव वर्मा कभी नहीं कवित्री होगा। अभी 4 बजा है नहीं बजे हैं, तो ये जो है विकल्प ग जो है शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न किया गया है, वाक्य में पदों को यथा स्थान रखने की प्रणाली को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो पद क्रम कहा जाता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। अब 50 प्रश्न और है, तो अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। यहाँ जो शब्द शक्ति आई है तो कौन सी शब्द शक्ति है आपको बताना है। तो यहाँ जो शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पावस पाए पखारी के नाव चढ़ई हो, आयसु होत कहा है, तुलसी सुनी केवट के बरबैन, हंसे प्रभु जान की ओर हाहा। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है, तो यहाँ जो कविता है यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है आपको बताना है। तो इसमें जो शब्द शक्ति है ये अर्थी शब्द शक्ति है, यानी अर्थी व्यंजना है। अब देखिए शब्द शक्ति पढ़िएगा तो अभिधा के 3 भेद होते हैं और व्यंजना के जो है 2 भेद होते हैं, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ अर्थ के आधार पे जो है व्यंजना हो रहा है, जहाँ शब्द के आधार पे हो जाएगा वहाँ शब्दी व्यंजना हो जाएगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, अब इसका जवाब दीजिए। रक्षण शब्द शक्ति का रक्षण नहीं है, यानी रक्षण शब्द शक्ति जो है उसका कौन सा रक्षण नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मुख्यार्थ में बाधा करना इसका कोई रक्षण नहीं है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो विकल्प हैं, जो ढिया प्रयोजन होता है, साक्षात संकेतित होता अर्थ होता है, बिल्कुल सही है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग होता है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है विकल्प क नहीं होगा, यानी मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है, सरकार के सामने सबके मुंह सिरे पड़े हैं, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ जो शब्द शक्ति आई है ये कौन सी शब्द शक्ति है, तो व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब इसमें व्यंजना शक्ति में जो शाब्दी है और अर्थी व्यंजना है, तो इसमें कौन सी व्यंजना है, तो अर्थी व्यंजना हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है, हाथ पांव चलाया करो ताकि स्वस्थ रह सको, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ जो शब्द शक्ति आई है वो क्या हो जाएगा, तो रक्षण दिखा कर के बात की गई है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। रक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार है ये यमक अलंकार है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। एक ही शब्द है, 2 बार प्रयोग हुआ, दोनों बार 2 अर्थ है, यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो उपमेय पर उपमान का जहाँ भी आरोपण किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहा जाता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए आपके सिलेबस में लगा हुआ है अलंकार को पढ़ना है, अर्थालंकार को पढ़ना है, और क्या है रूपक रूपक है, उसके बाद उपमा है, उसके बाद विरोधाभास है और उत्प्रेक्षा, ये 4 अलंकार को ज़्यादा पढ़ना है। तो आप उस सब टॉपिक को देखिएगा तो अलंकार में सभी टॉपिक समाहित हो जाते हैं। तो अलंकार पढ़ना है मतलब पूरा अलंकार से कहीं भी प्रश्न रहेगा, अर्थालंकार है यानी अर्थालंकार से कहीं भी प्रश्न रहेगा, और ये चारों से जो है प्रश्न रहेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है,
तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा ये उपमा अलंकार है, उपमा दिया जा रहा है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो अलंकार से लगभग 25 प्रश्न रहते हैं, यानी अलंकार टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा तो लगभग आपका 25 से 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका आप अच्छे से जवाब दे पाइएगा। अब देखिए यहाँ अर्थालंकार कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए यमक है, अनुप्रास है और श्रेष्ठ है, ये सभी क्या है? शब्दालंकार है। लेकिन यहाँ जो उत्प्रेक्षा आया है ये क्या है? तो उत्प्रेक्षा जो है अर्थालंकार नहीं है, सॉरी अर्थालंकार है। तो ये जो है विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा जो है वो अर्थालंकार है, बाकी सभी क्या है? शब्दालंकार है। तो विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा जो है अर्थालंकार है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जो अलंकार होता है वहाँ श्रेष्ठ अलंकार होता है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, माधो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार आया है ये रूपक अलंकार आया है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या है? विकल्प क है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी विकल्प ख हो जाएगा। या उपमेय में उपमान का हो तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा ये विकल्प ख होगा, रूपक अलंकार होगा, उपमा नहीं। तो विकल्प ख सही होगा, रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें देखिए उपमा अलंकार है, खिली हुई आई फिरकी सी आई, तो उपमा दिया जा रहा है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, सखहीन सहित हरसी अतिरानी सुखत धानु प्राजनु पानी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो कौन सा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकार। तो यहाँ जो प्रश्न आया है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो ये जो है 2 प्रश्न फिर से डायरेक्ट चल गया है, तो ये जब जल्दी जल्दी में होता है तो हो जाता है ऐसा, तो ये आपको नहीं देखना है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अब यहाँ है, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ होगा रूपक अलंकार। ये 3 बार प्रश्न एक ही आ गया है, VVI प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। पीड़ा थी बिजली सी विकराल रपेटे थे घन जैसे बार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ कौन सी अलंकार है? तो यहाँ उपमा दिया जा रहा है जैसी, तो विकल्प का जो है सही हो जाएगा। आगे है अमानिशा उगरता गगन घन अंधकार, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो पंक्ति है यहाँ कौन सी अलंकार है? तो यहाँ अलंकार हो जाएगा मानवीकरण किया गया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद है? तो कौन सा वार्णिक छंद है आपको देखना है। तो यहाँ जो वार्णिक छंद है वो कौन सी है? तो देखिए मारनी है, सवैया है और कवित है, तीनों जो है वार्णिक छंद है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, ये सही है, यानी वार्णिक छंद है, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। चमचमाती चंचल नयन बीज घूंघट पर छीन, मानो सुर सरिता विमर जल उछत जुगमीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार आया है वो कौन सा है आपको बतानी है। तो यहाँ जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है। निरमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चंद्रमा जैसी सुंदर है,
तो ये जो अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है कौन जो है अर्थालंकार नहीं है। तो देखिए अर्थालंकार अगर आप देख रहे हैं तो विप्सा जो है अर्थालंकार नहीं है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, उक्त पद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो पद है यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है, विकल्प क सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। आगे है वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किरोर, नीरद यामिनी जनी संग डोरे बोरे मोर में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार आया है कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है, यानी ऐसा मान लिया गया है, विकल्प क ग जो है सही हो जाएगा। आगे है सुवेदन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहाँ सुवेदन को जो है तीनों लोग खोज रहे हैं और तीनों जगह तीन अर्थ दे रहा है, तो तीनों जगह जब तीन अर्थ दे रहा है तो ये जो अलंकार हो जाएगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो तीनों जगह तीन अर्थ दे रहा है तो क्या है श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सरोने गात, मानो निर्मनि सैर पर आतप प्रयो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, बिगड़ी बात बने नहीं राख करे किन कोई, रहमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। तो यहाँ जो है कौन सा अलंकार आया है, तो यहाँ जो है दृष्टांत अलंकार आया है, यानी दृष्टांत अलंकार आया है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कारी घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा, यानी घटा जो शब्द आया दोनों बार दो अर्थ दे रहा है, तो इसका जो सही अर्थ है यानी विकल्प ग हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आगे है पानी मनुज भी आज मुख से, यानी पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। अब यहाँ उपयुक्त जो अलंकार है तो कौन सा अलंकार है। तो यहाँ देखिए अलंकार जो आया है ये विरोधाभास अलंकार आता है आएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है सारे दीर्घ वर्ण होते हैं, तो सारे दीर्घ वर्ण क्या होते हैं, तो गुरु वर्ण होते हैं, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी गुरु होते हैं। आगे है अस कहीं फिर चितई तेहियोरा, सिया मुख शशि भयन नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है। तो यहाँ जो छंद की योजना है वो चौपाई छंद में लिखा गया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए आपको छंद पढ़ना है, उसमें वार्णिक छंद विशेष कर पढ़ना है। अब देखिए यहाँ किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति होती है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो इसमें जो छंद आएगा तो कौन सा छंद है, तो इसमें जो है रोरा छंद होता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने, छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं। देखिए छंद की गणना अगर जब की जाती है तो मात्रा के 2 भेद होते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा, रघु मात्रा और गुरु मात्रा। तो ये ध्यान में रखिएगा 2 भेद होते हैं, ये भी आई प्रश्न है। आगे है कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना है। तो कुंडलिया छंद जो बनता है वो किन 2 छंदों से मिलकर बनता है, तो दोहा छंद और रोरा छंद को मिला देते हैं तो कुंडलिया छंद बन जाता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मात्रा की दृष्टि से दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद कौन है। तो दोहा छंद के ठीक जो विपरीत छंद है वो क्या है, तो रोरा छंद सोरठा छंद आ जाता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। दोहा के सिद्ध जो विपरीत है वो कौन है, तो सोरठा छंद है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन 1 जगन और 2 गुरुवर्ण होते हैं। तो 2 तगन 1 जगन और 2 गुरुवर्ण होते हैं, तो वो कौन सा छंद हो जाएगा आपको बताना है। तो ये जो छंद हो जाएगा ये इंद्र वज्रा हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, यानी 11 वर्ण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं। तो अनुनासिक युक्त जो वर्ण है उसको छंद गणना में क्या कहते हैं, तो उसे लघु वर्ण कहा जाता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा।
आगे है, निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद है आपको देखना है। पर जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। यहाँ जो छंद है कौन सी छंद आई है, तो यहाँ जो है मारनी छंद आई है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये पारिभाषिक जो शब्द है, तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्द, वहाँ से प्रश्न ये दिया गया है। और ऐसा प्रश्न अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है इस बार दे, तो संभावना को देखते हुए ये प्रश्न को दिया गया है। अब देखिए जो नोटिफिकेशन है उसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहते हैं नोटिफिकेशन आ गया कोई भी वैकेंसी का, तो उसका मतलब होता क्या है। तो उसका जो हिंदी अनुवाद है वो होता है अधिसूचना, यानी नोटिफिकेशन मतलब होता है अधिसूचना। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन हैं। तो काव्य अलंकार जो सूत्रवृत्ति है उसके रचनाकार कौन है, तो आचार्य वामन है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बस कुछ प्रश्न और है और साथ आप लोग दीजिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहाँ रहे थे लक्ष्मी भाई मर्द बने मर्दानों में। अब इसमें कौन सा काव्य गुण आया है आपको बताना है। तो यहाँ जो काव्य गुण है, यहाँ ओज काव्य गुण है, यानी वीरता का बात है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है, पांचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है। तो पांचाली जो रीति है उसका जो संबंध है वो प्रसाद काव्य गुण से, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम को देखिएगा, यहाँ विकल्प ग सही है। और दूसरी बात है कि जितने भी प्रीवियस ईयर करवाए गए हैं और प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं उसको बार बार देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से आपका 10 से 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बार बार इसको देखिएगा। और मैराथन देखिएगा, वहाँ से भी बहुत मैच करेगा, प्रैक्टिस सेट से मैच करेगा। तो आपका लगभग जो है 30 से 40 प्रश्न यही सबसे रहेगा, जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपका उतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है। तो यहाँ जो काव्य गुण आया है, कौन सा काव्य गुण आया है आपको बताना है। तो यहाँ जो काव्य गुण है ये कौन सा है, तो यहाँ ओज काव्य गुण आया है, यानी वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, यहाँ जो है ओज काव्य गुण है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन नहीं है। तो देखिए ओज गुण में जो है टावर्गीय व्यंजनों को जो अधिक्या रहेगा, ये तो सही है। सामासिक पदावली का प्रयोग रहेगा, ये भी सही है। बीज रस की व्यंजना रहेगा, तो ये भी सही है। तो ये सब अगर सही होता है तो इसका जो है नायक नायिका का प्रेमानुभूति नहीं होती है वीर में, तो विकल्प जो घ है इसका सही हो जाएगा, यानी नायक नायिका का जो है इसमें नहीं होता है। आगे है, रसों को उदित और उदित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। तो उसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो उसे विभाव कहा जाता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। हिंदी के किस आचार्य ने क्षर को 34वां संचारी भाव के रूप में प्रचारित किया है। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि संचारी भावों की संख्या 33 है। तो एक आचार्य हैं हिंदी के जो 34वां संचारी भाव क्षर को मानते हैं, तो ये कौन सा आचार्य हैं, तो ये जो है देव हैं, देव 34वां जो है क्षर को मानते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। कहा कैकेयी ने सक्रोध दुर्हट दूर अरि निर्बोध, इसमें किस रस की योजना है। तो यहाँ जो रस आया है ये कौन सी रस है, तो यहाँ विभत्स रस आया है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, घृणा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि है। तो वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें जो रस आया है वो वीर रस का संचार हुआ है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, वीर रस है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। 100वां प्रश्न आपके सामने है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो किस कवि को कहा जाता है। तो वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं वो किन्हें कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको प्रैक्टिस सेट पाँचवा प्रैक्टिस सेट आपको करवाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोगों का 100 प्रश्न में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें आपकी तैयारी बेहतरीन है। और आप लोग का
जो है 55 प्रैक्टिस सेट हो गया। इसके बाद एक मैराथन करवाया जाएगा, तो कल सुबह या कल शाम को करवाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। वहाँ लगभग हम 500 प्रश्नों को देखेंगे। 3 से 4 घंटा का क्लास होगा, हो सकता है कि 5 घंटा भी रख सके। तो आप लोग धैर्य बना करके उस क्लास को देख लीजिएगा, जहाँ से आपको 10 से 15 प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न से, प्रैक्टिस सेट से वहाँ प्रश्न को जो है रिवीजन भी हो जाएगा। तो सारे चीज़ को देखते चले जाइएगा, जिससे आपका जो है तैयारी बेहतर हो जाइएगा। उसमें कुछ है, बहुत सारे नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो नए पुराने सभी प्रश्नों को समाहित करके 500 प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा, जिसमें आप लोग सभी जुड़िएगा, जिससे क्या है आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो आप लोग जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कीजिएगा। आज कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए। और आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे जितने भी क्लास हुए हैं उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट। 2 दिन समय बचा है। इन दिनों में अगर आप अच्छे से मेहनत कर देते हैं, आपका रिजल्ट होने की गारंटी हो जाती है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, 2 दिन समय है और हम सभी की शुभकामना चाहते हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो हिंदी जंक्शन चैनल से लगभग बहुत सारे बच्चों ने, अपने अभ्यर्थियों ने अपना रिजल्ट को पक्का किया है। तो आप लोग भी अपने रिजल्ट को पक्का कीजिए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए और हम जो है आपको मार्गदर्शन करेंगे। मेरी भी कुछ भूमिका है, यानी चीज़ों को संग्रहित करने के लिए हम मेहनत करते हैं, जिससे आपको जो है कुछ लाभ मिलता है, जिससे आपका रिजल्ट होने में कुछ सहयोग हो जाता है। तो आप जब सफल होते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। तो आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो चैनल पे बने रहिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और अपने जो 2 दिन है पढ़ाई पे फोकस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट को बनाना है। प्रीवियस सेट को सबसे ज़्यादा देखना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे। तो आप लोग उसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को बनाइए और प्रीवियस क्वेश्चन को भी बनाइए, ताकि आपका कोई जो है तैयारी में कमी ना रहे। तो मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे।